तो उससे बहुत ही अच्छी बात सचिव ने बताई कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई। आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। Congratulations. थैंक यू सो मच सर। गाइस, दोस्तों तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आज हमारे बीच हैं रैंक 1 सचिव नेहरा इन दी APSC एग्जामिनेशन। मतलब इनकी मैं कितनी तारीफ़ करूं, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूं। बट ही सच अ हम्बल पर्सन और बहुत मेहनती हैं। मतलब इनसे जब मैं बात कर रहा था, दोस्तों इतने एग्ज़ाम्स इन्होंने क्लियर किए हैं जितने एग्ज़ाम्स हम सोचते भी नहीं हैं। मतलब और सिर्फ क्लियर नहीं किए हैं, हर एक में रैंक के साथ क्लियर किए हैं। मतलब 2014 ऑनवर्ड हर एग्ज़ाम के साथ इन्होंने खेला है और बहुत अच्छी इनकी अचीवमेंट्स रही हैं। और करंटली ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं दिल्ली में। और दोस्तों APSC एग्जामिनेशन जब इन्होंने पहली बार सुना तो इन्होंने बोला कि यार इस एग्ज़ाम में तो मेरा रैंक 1 आएगा। मतलब इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैं इस एग्ज़ाम्स में तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से रेडी हूँ। और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर भी किया, डिफरेंट प्रिपरेशन इन्होंने मैच करी और इनका रैंक 1 ही आया उसमें। मतलब ये बहुत ही डिज़र्विंग कैंडिडेट थे और इनकी मेहनत की बदौलत इन्होंने फाइनली वो जो अपना टारगेट था वो अचीव भी किया। तो कैन वी हैव वन मोर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सचिव। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी जो जर्नी है उसको समराइज़ करें यहाँ पर। ओके, तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, मैंने इनिशियल मेरी 10th तक की एजुकेशन मेरे होम विलेज नारनौंद हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ से की और मैं हिंदी मीडियम से 10th तक कंप्लीट की मैंने एजुकेशन। उसके बाद मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी +1 +2 के लिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट है जींद हमारे पास में, वहाँ पे गया। वहाँ इंग्लिश मीडियम में +1 और +2 नॉन मेडिकल से मैंने कंप्लीट की। उसके बाद सर 1 ईयर मैंने ड्रॉप लिया, IIT के लिए प्रिपेयर किया। IIT के लिए मैंने चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट है आकाश, मेडिकल के लिए फेमस है, वहाँ से मैंने IIT की प्रिपरेशन के लिए 1 साल दिया टाइम। IIT में नहीं क्लियर कर पाया बट एक ओके कॉलेज मिला मेरे को बीटेक के लिए और वहाँ भिवानी में TIT कॉलेज से मैंने 4 ईयर्स से बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। तो वहाँ से मेरी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे ही 2013 में वहाँ से पास आउट हुआ तो एक सबकी तरह मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मेरे को नहीं पता था क्या कंपटीशन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। मैंने सबसे पहले अपने सीनियर्स अपने फ्रेंड्स उनसे पूछताछ की कौन कौन से एग्ज़ाम है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ। सबने बोला इजीली बैंक PO, CGL, दिल्ली पुलिस, इस तरह के एग्ज़ाम्स उन्होंने सर बताए। तो उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। एक मेरे फ्रेंड्स थे जो कोचिंग लेते थे, उनसे मटेरियल लिए, उनसे अपनी प्रिपरेशन की एक जर्नी है जो स्टार्ट की। तो उसमें फर्स्ट 2 ईयर्स में ही 14 और 15 में ही मेरा SBI बैंक PO क्लियर हुआ। हालांकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं एक सीट ख़राब नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि साथ साथ मेरे कुछ एग्ज़ाम्स और भी क्लियर थे। मेरे को पता था अगर मेरा क्लियर हो गया सर मेरे घर वाले बोलेंगे नौकरी करो, फिर मैं आगे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। उसके साथ दिल्ली पुलिस CPO में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। मैंने उसका फिजिकल नहीं दिया क्योंकि वही दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करता तो फिर मैं आगे तैयारी नहीं कर पाता। UPSC का एक एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमांडेंट, अगर आप सबको पता है तो उसमें मेरे को ITBP मिली थी, वो मैंने ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरे को वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग में जाना पड़ता और मैं आगे की तैयारी नहीं कर पाता। उसके अलावा IB ACIO 2 मैंने क्लियर किया था, उसका इंटरव्यू भी सेम रीज़न से मैंने नहीं दिया। IB की ट्रेनिंग सर 2 ईयर्स की होती है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, और मैंने उसके इंटरव्यू भी नहीं दिया। फाइनली मैंने ज्वाइन की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर CGL से, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 13 थी मेरी। तो सर उसके साथ ही मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम APFC 2015 में हुआ था तब भी मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। हालांकि मेरे को इसका ABC भी नहीं पता था, जस्ट मैंने अपना सेंटर शिमला भरा। मेरे को था फ्रेंड्स के साथ एक टूर होगा, घूमने जाएंगे, एक अच्छा घूमने के इरादे से भरा था, क्योंकि सर इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। उस टाइम लेबर लॉज, अकाउंटेंसी, इन सब का कोई मटेरियल नहीं था हमारे पास, ना ही कोई गाइडेंस थी। तो मेरे को लगा था ये एग्ज़ाम क्लियर तो होना ही नहीं है, अपना ये घूम के आते हैं। सर मैं गया और मैं 2 मार्क्स से एग्ज़ाम से रह गया था सर। तो बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा भी प्रिपेयर करता तो एग्ज़ाम मैं 2015 में निकाल सकता था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। लगभग स्टार्टिंग में 15 और 16 में मैंने 2 बार मेंस लिखा, मेंस क्लियर नहीं हुआ।
उसके बाद भी 2 साल मेरे और प्री क्लियर हुए, बट मैंने वो एग्ज़ाम मेंस ही नहीं लिखे बिकॉज मैं अपने इनकम टैक्स के वर्कलोड में इतना ज़्यादा बिजी था, अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा था सर। 17 से 2020 लगा लीजिए 3 साल थे जो मेरे गैप ईयर्स थे। वहाँ मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, अपना इनकम टैक्स की जॉब कर रहा था और साथ में मेरे को एक बुक रीडिंग की हॉबी है मेरी। तो करीब उस 3 सालों में सर मैंने 600 के अराउंड बुक्स पढ़ी, क्योंकि मेरे को बस पढ़ने में मज़ा आता था, तो मैं बुक्स पढ़ता रहता था, साइकोलॉजी, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग। उसके बाद 2020 में मेरी वाइफ की डेथ हुई, 21 में मेरे फादर की डेथ हुई और 22 में मेरी सिस्टर की डेथ हो गई कोरोना व्यूज़ में। तो वो एक पीरियड ऐसा था मेरे पास, उसने थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड आया, तो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी, एक पढ़ाई मेरे लिए एक वो सहारा था जिसके थ्रू मैं इन चीज़ों को भी फेस कर सकूँ। एक मेरे को इतने साल इनकम टैक्स में काम करते हो गए थे, तो मेरे को लगा कि आई कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी और लूँ, थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले, डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा हो, मैं सोसाइटी को और ज़्यादा सर्व कर सकूँ। तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट करी अपनी जर्नी 2021 में। पहला फोकस था सर मेरा एचसीएस में मैंने प्री किया, मेंस किया, इंटरव्यू तक गया, मैं फाइनलिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट साथ ही 23 में सर एग्ज़ाम आ गया एपीएफसी का। जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया था, इसका सिलेबस देखते ही मेरे को पता था इसमें रैंक 1 आएगी। वाई? क्योंकि सीजीएल ऑलरेडी इंडिया टॉपर था मैं, हर एग्ज़ाम में सीजीएल, सीपीओ मेरे को पता था, मैथ, इंग्लिश, वोकेबलरी, रीजनिंग, ये मेरा ऑलरेडी कवर्ड है। आईएएस की प्री की तैयारी कर रहे थे, तो सर 4 बार मैंने आईएएस का प्री दिया, चारों बार क्लियर हुआ है। एचसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, मेरा उत्तराखंड का रिजल्ट अवेटेड है, अभी फाइनल दिया हुआ है। तो मैं जो भी एग्ज़ाम देता था, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एपीएफसी 15 के अलावा मेरा कभी कोई मिस नहीं हुआ। तो मेरे को पता था जीएस पोर्शन कवर्ड है, और जो ये पोर्शन था ये एडुटैप ने मेरी हेल्प की। ये मटेरियल इनके पास पता नहीं कहाँ से इतना अच्छा मटेरियल बनाया इन्होंने। बहुत अच्छी पीडीएफ्स और क्विज थे सर, वहाँ से मटेरियल तैयार किया। 3-4 महीने बहुत ज़ोरों से, शिद्दत से तैयारी की और रिजल्ट आपके सामने। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम कुछ अचीव कर लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यार ऑलरेडी बहुत कुछ मिल गया, अब और क्या करना, मतलब। पर इनकी लाइफ में आप देख रहे हो कि इनकी जो भूख है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, टारगेट जो है रिफ्रेश होते जा रहे हैं। और सचिव, इतनी मोटिवेशन रखना सच में बहुत बड़ी बात है, और ख़ासकर जब आपकी पर्सनल लाइफ में आपको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत रिमार्केबल आपकी अचीवमेंट है, और मैं अभी आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि आपने क्या फीट अचीव करी है, बट रैंक 1 इज़ समथिंग जो सबसे ऊपर लेवल होता है, मतलब। बिल्कुल सर। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा सचिव से यहाँ पर उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग? सर, ये सैटिस्फैक्शन कब अचीव होगा आपको कि अब हो गया है? ये एक्चुअली आई थिंक इसका आंसर क्या है, मैं एक बार 17-18 में आपको बताया, मैं सेटिस्फाई हो गया था। मेरे को लगा था मुझे नहीं करना यार, वाइफ के साथ मैं हैप्पी था अपनी लाइफ में, मेरे को लगा मेरी हॉबीज़ को परस्यू करूँगा, इट वाज ऑल गोइंग फाइन। तो हो सकता है मेरी वाइफ की डेथ ने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि अब कुछ और करना है यार। उस साथ होती क्या पता तब भी मेरे अंदर 2-3 ईयर्स के बाद ये आ जाता, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे फ्रेंड्स सर बहुत मोटिवेट करते थे। वो बोलते थे कि यू कैन क्लियर यूपीएससी, यू शुड डू इट। और कभी भी मैंने मेंस की तरफ फोकस ही नहीं किया, आप थोड़ा सा फोकस करो, कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। शायद ये चीज़ अपने आप आ जाती, शायद उस एक इंसिडेंट ने मेरे को पुश कर दिया, बट आई थिंक इसका कोई एक आंसर नहीं है। किसी को कहीं पे सेटिस्फेक्शन आ जाती, किसी को नहीं आती, और जो भी आए आई थिंक इट्स ओके। मेरा भी एक क्वेश्चन है, जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर Yes, काम sir. कर रहे थे, तो क्या वहाँ पे ऑफिसर्स को जब आप देखते थे, मतलब जो आईआरएस ऑफिसर्स Yes, sir. उनके पास बहुत पावर्स होती है ना, बिल्कुल सर। तो क्या उनको देख के भी ऐसा लगता था कि यार मतलब ये किस लेवल पे हैं, हम कहाँ हैं? तो उनको देख के भी कभी मोटिवेशन हुआ कि नहीं मुझे भी एक ऑफिसर लेवल पे पहुँचना है? बिल्कुल सर। मैं जब असेसमेंट में काम किया, मैं आईआरएस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ काम करता था, तो दोनों चीज़ें सर, कभी कभी लगता था यार ये जो कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। आराम से केबिन मिला हुआ, अच्छे से बैठ के, हमें फील्ड में जाना पड़ रहा, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। रात को हम 12 बजे तक रुक रहे हो, अपना ड्यूटी करके चले गए। तो कई बार फील होता था, मतलब जेलसी फैक्टर भी था और मोटिवेशन भी था कि उनको देख के कि यस आई ऑल्सो वांट टू डू दिस। तो दोनों चीज़ें थी सर, उनसे देख के मतलब इंस्पिरेशन भी मिलती थी, और कह लीजिए कि वो एक फैक्टर भी था कि हाँ मेरे को भी यही करना है, तो वो मिलता था बिल्कुल, डेफिनेटली। और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना है? आपका डिटर्मिनेशन का क्या रीज़न है? मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से डिटरमाइंड करते हो और कंसिस्टेंट भी है। हाँ सर, इसका मैं बताऊँ, मेरे को पढ़ने का वैसे ही शौक इतना है, रियल में बताऊँ। अगर आप, जैसे अभी मैं फ्री हूँ, लास्ट इंटरव्यू सर इसका मतलब भी आया था, जुलाई के बाद से पिछले 1 साल से मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। अराउंड 50 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ,
मतलब वो मेरा टाइम पास है। मेरे को जैसे मैंने बताया सर को, मैंने प्रिपरेशन जर्नी भी क्यों स्टार्ट की थी, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को एक जॉब चाहिए थी, बट मेरे फ्रेंड्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनकी बुक्स टाइम पास के लिए पढ़ता था। मेरे को लक्ष्मीकांत दे दो, हिस्ट्री का एनसीईआरटी दे दो, मेरे को ज्योग्राफी का एनसीईआरटी दे दो। मेरे को इस प्रोसेस से ही प्यार हो गया। क्यों? मेरे सारे फ्रेंड्स जो हमारा ग्रुप है ऑलरेडी सर आईएएस क्वालिफाइड, एचएएस क्वालिफाइड, सीजीएल, एवरीबडी इज मतलब मेरे से कुछ ऊपर कुछ नीचे बराबर अच्छे क्वालिफाइड है, और सब मोटिवेट भी करते, और हमारे ग्रुप में एक माहौल ये था। तो मेरे हिसाब से सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, और जब वो होता है और आप इस प्रोसेस से प्यार हो जाता है तो फिर ये एक मुश्किल नहीं लगता। ये मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं था। मैं खाली टाइम में भी ऐसे ही उठा के बुक्स पढ़ता रहता था। तो उस आई थिंक इस प्रोसेस से प्यार होना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शंस मेरी लाइफ में सर, मेरे को प्रोडक्टिविटी का एक कह लीजिए कीड़ा है। रियल में आप यकीन नहीं करोगे, मतलब पूरे दिन में मैं 12-14 घंटे भी पढ़ लेता था, तो भी रात को मेरे को होता था आज कम पढ़ा, मतलब कि और करना था। मैं साथ साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखता था, जिम भी करता था, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं मतलब इतने सारे हॉबीज़ है, और मेरे को होता था सब कुछ करके भी आज कुछ कम किया। तो आई थिंक वो एक भूख बहुत ज़्यादा थी, और सेटिस्फाइड में जल्दी नहीं होता था कि और करना। तो उस चीज़ ने मेरे को इस डायरेक्शन में पुश करता रहा। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, मैं जब सचिव से बात कर रहा था, मैंने बोला कि शायद आप वो पहले इंसान हो जो लक्ष्मीकांत फ्री में पढ़ते थे, फ्री टाइम में पढ़ते थे। मतलब वो बुक कोई एग्जाम के लिए पढ़ने में 10 बार सोचे कि यार ये बुक पढ़नी है, और ये मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर शौक के तौर पे पढ़ रहे थे। प्लीज़। बेस्ट बुक आप रिकमेंड करें जो सबको पढ़नी चाहिए? अच्छा, वैसे वो इस सिलेबस से अलग 2-3 बुक्स हैं। एक द पावर ऑफ नाउ है, वो बुक थोड़ी सी स्पिरिचुअल है, थोड़ी सी, बट वो बेसिकली बोलती है कि पास्ट में नहीं रहना, बेसिकली हम रिग्रेट्स ना करें, जो हो गया, अब उसको भूल जाओ। मैं बेस्ट अटैम्प्ट करता, मैं ये कर लेता, मैं +2 में इतने मार्क्स ले जाता। बेसिकली वो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वाई इट्स अननेसेसरी, और फ्यूचर की जो एंग्जाइटी, जो हम एक तरह से एंग्जाइटी चलती रहती है, क्या होगा। बेसिकली वो बुक्स में काफ़ी सारी मेडिटेशंस और चीज़ों के थ्रू वो आपको बताती कैसे आप प्रेजेंट में रह के आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक वो बुक है। उसके अलावा वैसे अगर आपको पढ़ने का शौक है, सेपियंस एक बुक है युवाल नोआ हरारी की, बहुत अच्छी बुक्स आप पढ़ें, और भी काफ़ी बुक है। आप पहले इन 2 से स्टार्ट करें, अच्छी बुक्स हैं। ग्रेट। और सर, शायद मुझे लगता है कि आपको तभी हम एक बुक और गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ना पढ़ी हो। बताइए सर। कौन सी सर? सर, ये 3 Picks फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, नहीं पढ़ी मैंने, थैंक यू। आपको अभी हेल्प स्टॉक करेगी? मार्केट भी मैं पढ़ रहा हूँ, 15 बिट्स बुक्स मैंने लास्ट ईयर की है कंप्लीट, तो ये नहीं पढ़ी है सर नहीं, मैंने। सर आपको थैंक हेल्प करेगी यू। पक्का। और ये बैच में चाहूँगा आप लगाएं यहाँ पर अपने। ओके, आपको जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट। और एक छोटा सा गिफ्ट एडवर्टाइज की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एपीएफसी एग्जामिनेशन के सक्सेस स्टोरी सेशन में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सचिव नेहरा, जिन्होंने 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में रैंक 1 हासिल किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सचिव। थैंक यू सर। एंड बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेशन में हम सचिव से बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी इस एग्जामिनेशन की, उनकी पास्ट अचीवमेंट्स क्या थी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस सेशन एंड तक पक्का दिखेगा। तो सचिव, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंक 1 आएगा आपका इस एग्जामिनेशन में? सर, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 5 में मैं होऊंगा, बट सर 1 रैंक तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ऑलवेज होता है सर। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट इट्स रियल में सर वंडरफुल, रैंक 1 ज़बरदस्त। ग्रेट। एंड सचिव, मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि सचिव जो है उन्होंने बीटेक करी है इन इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन 2009 to 13। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करी, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इंस्पेक्टर बने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और दोस्तों, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। और मतलब इनकी जो प्रिपरेशन जर्नी तो कभी रुकी नहीं। मतलब भले ही ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं किया कि इन्होंने पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। इन्होंने हमेशा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और वो खास बात थी, जनरली हम जो कर्म करते हैं वो किसी फल की इच्छा से करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फल की इच्छा नहीं थी, यहाँ पर था सिर्फ कर्म करना। तो ये फिलॉसफी हमारे माइंड में आई कहाँ से कि हमें सिर्फ पढ़ना है, इंटरेस्ट अपना जो है मेंटेन रखना है, रिजल्ट तो देखा जाएगा।
सर एक तो मैं कहूँगा कि मेरा इंटरेस्ट रीडिंग में काफ़ी इनिशियली डेवलप हो गया था कॉलेज टाइम से। सर मेरे एक टीचर थे इंग्लिश के, उन्होंने एक बार बोला था बुक रिव्यू लेके आना, उनकी इंग्लिश क्लास होती थी सर। तो वहाँ मैंने फर्स्ट नॉवल उठाई थी सर मेरी द अल्केमिस्ट, उसका बुक रिव्यू किया था। लेकिन सर वहाँ से इतना मज़ा आया मेरे को बुक्स पढ़ के कि वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई। तो सर मैं एग्ज़ाम के अलावा वो बुक्स भी पढ़ता था, और एग्ज़ाम के लिए भी सर मेरे अंदर हमेशा एक कह लीजिए भूख थी, एक थर्स्ट थी फॉर नॉलेज। तो उसको मैं अपनी थर्स्ट को कह लीजिए कि पता करने के लिए कि नॉलेज और ये गेन करने के लिए मैं बुक्स पढ़ता गया सर, सिलेबस की भी और आउटसाइड द सिलेबस ऑल्सो सर। ग्रेट ग्रेट। तो जी जनरली जो हम मतलब फैमिली में लड़के होते हैं, हमारे साथ ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है कि जल्दी से ग्रेजुएशन कर ले और फिर जॉब लग जा। बिल्कुल सर। तो आपने भी 2009 से 13 में अपनी बीटेक कंप्लीट करी और उसके बाद प्लेसमेंट आपकी नहीं हुई, तो वो एक रफ फेज रहा होगा लाइफ का। बिल्कुल सर। 2013 में जून जुलाई में सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। तो उसके बाद 2-3 मंथ सर मैं प्राइवेट जॉब के लिए मैंने नोएडा गुड़गांव में कई जगह गया सर, कई कंपनीज़ के वहाँ पर रिज्यूमे लेके गए, बट सर कोई प्लेसमेंट नहीं हुई। तो लेकिन सर मेरा एक फ्रेंड था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरा रूममेट था सर कॉलेज में। तो जब वो प्रिपेयर कर रहा था तो उसने ही मेरे को बोला कि आई हैव सीन योर मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश स्किल्स, तू आराम से सीजीएल कर सकता है, यहाँ आ जा और तैयारी कर ले। तो सर उसने मेरे को मोटिवेट किया। और जो आप बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल वो टफ फेज था, घर वाले चाह रहे थे कि जल्दी से एक नौकरी ले, चाहे वो 20,000 25,000 की नौकरी मिले और स्टार्ट हो। तो सर बट मैंने उनको समझाया कि आई कैन डू दिस, तो फिर सर उन्होंने सपोर्ट किया। ग्रेट ग्रेट। सर जी मैं एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि जनरली ग्रेजुएशन में ना हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। तो जनरली लोग सजेस्ट करते हैं कि यार तू इंटेलिजेंट है, तू यूपीएससी की तरफ जा, या तू इंटेलिजेंट है, तू ये एग्ज़ाम कर ले। लेकिन आपने एक ऐसा एग्ज़ाम चूज़ किया जो आप निकाल सकते थे। जी सर। तो ये जो डिसीजन है कि क्या मेरे अकॉर्डिंग सही है या किसको मैं अचीव कर सकता हूँ, ये डिसीजन कहाँ से मतलब आपने सोच के डिसीजन जो है सर लिया? उस टाइम डिसीजन सर ये प्रैक्टिकल भी था और कह लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी भी थी सर। जब स्टार्ट की जर्नी मेरे फ्रेंड्स थे आई थिंक सेम लेवल पे थे, बट उनका एक विज़न था कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, क्योंकि उनकी फैमिली में उनके सर्कल में कोई एक पर्सन था जो HCS क्लियर्ड है, IAS क्लियर्ड है। तो दे हैड कि एक फिगर है जिसको देख के उनको अभी मन था सर। मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था सर, तो मेरे को एक सिक्योरिटी के लिए, एक मतलब इनकम सिक्योरिटी के लिए मेरे को एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। तो मेरा विज़न सिर्फ सिंपली ये था सर कि एक जॉब मिले और मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी अटेन कर पाऊँ सर। ग्रेट ग्रेट। और जब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली फिर आपने बहुत सारे और एग्ज़ाम दिए? जी सर, जैसे कि मैंने बताया 13 में मैंने स्टार्ट की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और इस अराउंड मैंने जितने भी एग्ज़ाम आते थे सर मैं सभी भर देता था। SBI PO, AIB, ACIO2, असिस्टेंट कमांडेंट UPSC, CGL, दिल्ली पुलिस का सर CPO एग्जामिनेशन होता है। तो मैंने सभी एग्ज़ाम्स को फिल किया और सभी एग्ज़ाम्स क्लियर किए सर। ग्रेट। सचिव यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि जनरली हमें सलाह दी जाती है महाभारत का किस्सा सुना के कि भाई अर्जुन की तरह एक ही आँख पर जो है चिड़िया की आँख पर ही निशाना रखो, अगर इधर उधर भागोगे तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। जी सर। लेकिन आपने प्रिपरेशन करी और आपने बहुत सारे एग्जाम निकाले। क्या इसके पीछे ये राज था कि आपने एक बार बेस प्रिपरेशन बहुत तगड़ी कर ली थी? बिल्कुल सर, क्योंकि जब मैंने इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, उस टाइम मेरा फोकस एग्ज़ाम ये नहीं था कि यही एग्ज़ाम करना है। मैंने अपना बेसिक पता किया सर, सभी के सिलेबस में आई थिंक इंग्लिश मैथमेटिक्स तो आता ही है सर, रीजनिंग। तो मैंने सोचा कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मैंने उसके लिए सर राकेश यादव सर के नोट्स थे, जैसे इंग्लिश के लिए सर नीतू मैम की ग्रामर की बुक थी, वो कैब इंप्रूव करने के लिए सर वर्ड पावर मेडी जी था। मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया न्यूज़पेपर, तो मैंने सर कंटिन्यूसली इन बुक्स से प्रैक्टिस की, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा, और सर 2 साल के अंदर ऐसी प्रिपरेशन होगी फिर कोई भी एग्ज़ाम दो वो क्लियर हो जाता था सर। राइट। सचिव यहाँ पर एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आजकल ना ज़माना ऐसा हो गया कि सब हर कोई शॉर्टकट की तरफ भागता है कि यार कोई 10 पेजों की बुक बता दो जिसको पढ़ के पेपर निकल जाए। लेकिन आपने बोला कि मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो किए। जैसे नॉर्मल न्यूज़ की बुक शायद ही आजकल कोई बच्चा पढ़ता होगा, क्योंकि उसको वो देखते ही उसका मतलब टेम्पो डाउन हो जाता है कि यार ये बुक पढ़नी है। बट आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो किए, आपने अखबार लगातार पढ़ा। तो जनरली लोग कमेंट करते हैं कि यार न्यूज़पेपर बहुत हैवी डॉक्यूमेंट है, कैसे पढ़ा जाए। तो आप डेली रूटीन में कैसे न्यूज़पेपर को अलाइन करते थे? सर सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, मैंने काफ़ी और ऑलमोस्ट 40-50 स्टूडेंट्स को सर मेंटोर भी किया है CGL एग्ज़ाम के लिए। तो सर मैंने क्या देखा, जैसे मैथमेटिक्स सब कर लेते हैं सर, 2-3 मंथ्स में थोड़ा इंप्रूव भी हो जाता है। इंग्लिश में सर इंप्रूवमेंट ईजिली नहीं होती सर, वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई गेन नहीं ले सकते। तो मैं उनको सबको ये सजेस्ट करता था सर कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना सर, क्योंकि आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है सर, आपकी वोकेबुलरी है, आपकी ग्रामेटिकल एरर डिटेक्शन स्किल्स है, वो सब इंप्रूव होगी, और वो इतनी स्लोली होगी सर, आपको
दिखेगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, बट इन द लॉन्ग रन वही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगी सर। तो मैं सबको मेंटर करते हुए यही बोलता था, और मेरा खुद सक्सेस का राज ये था सर। जैसे आपने बताया नॉर्मन लुइस को मैंने काफ़ी टाइम्स पढ़ा सर, और मैंने बहुत लोगों को बोला, सजेस्ट किया बुक खरीदने के लिए, क्योंकि उसमें रूट वर्ड से जो बेस से जो तैयार की जाती है आपकी वोकैब सर, उसका आई थिंक कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो आई थिंक दीज आर द बेस्ट सोर्स जो लॉन्ग टर्म में आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाएंगे सर। तो सर बहुत ही अच्छी बात सचिव ने बताई कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई, आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सचिव उसके बाद हमने जॉब शुरू करी, यस सर। एंड यूपीएससी भी आपने मजाक मजाक में पढ़ना शुरू कर दिया, यस सर। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए। यस सर। तो ये जो सब प्रिपरेशन आपकी डिफरेंट स्टेजेस पे हुई, जी सर। उन्होंने हेल्प करी आपकी पीएफसी एग्जामिनेशन में? सर बिल्कुल की, क्योंकि मैंने बताया जैसे 15 में मैंने APFC एग्ज़ाम दिया था सर, मैं 2 मार्क्स से रह गया था सर उसमें। उसी टाइम 15-16 में मैंने सर UPSC मेंस लिखे हैं। तो UPSC मेंस का आपको पता है सर, मेंस के टाइम भी आप बहुत चीज़ों को डीपली पढ़ते हैं सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो इसके GS का पार्ट है सर APFC सिलेबस का। तो हमने मेंस के लिए भी UPSC के लिए सर जो एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन की, कहीं ना कहीं सर वो APFC में डेफिनेटली हेल्प की है उसने, और 1/3 जो पोर्शन है GS का कह सकते हैं APFC का, उसको कवर करने में हेल्प की सर। राइट सचिव, जनरली लोगों को ना ऐसा लगता है कि APFC एग्जामिनेशन UPSC वालों के लिए बहुत ईजी है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? सर मैं बोलूँगा सर, मैं इसका अगर सिलेबस देखेंगे, इसका पैटर्न देखेंगे, एग्जाम पैटर्न सर, 1/3 ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग से। तो वो बोल सकते हैं कि CGL वालों के लिए सर एक एडवांटेज है। और ऐसे ही सर 1/3 क्वेश्चन अराउंड 40 आते हैं आपके इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री से सर। तो वो UPSC वालों की कह लीजिए एडवांटेज है वहाँ पे, जो UPSC GS के लिए प्रिपेयर करता है। बट 1/3 पोर्सन है सर, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही स्पेशल कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि IR, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स। तो सर ना ही CGL वाले इतना प्रिपेयर करते, ना ही उसको UPSC। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर बोथ UPSC और CGL दोनों के लिए सर ये इक्वल चांसेस है। दोनों अगर एक्स्ट्रा पोर्शन कर ले और जो उनका मिसिंग पार्ट है वो कर ले, तो दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट। सचिव मैं एक और बात पूछूंगा कि आपने 2015 में एग्जामिनेशन दिया APFC का, 2 मार्क्स से रुका होगा, फिर आपको लगा कि अगली बार कब आएगा यार, ये तो निकालना ही निकालना है। बिल्कुल सर। लेकिन एग्जाम आया 8 साल बाद। जी सर। तो जो एग्जाम रेगुलर एग्जाम नहीं होते, यहाँ पर हमें कैसे अपनी मोटिवेशन हाई रखनी होती है कि यार जब भी आएगा क्रैक करेंगे? सर एक तो मैं ये कहूँगा कि अल्टरनेटिव आपके जो भी एग्जाम्स है, जो उसके कंपेरेबल पोस्ट है, उनके लिए प्रिपेयर करते रहिए। एक बेस, जो मैंने कहा सर, बेस अगर रेडी है तो उसके बाद डिपेंड नहीं करता एग्जाम कौन सा। जैसे UPSC के लिए प्रिपेयर किया तो UPSC नहीं हुआ तो सर मैंने HCS भी ट्राई किया है, UKPCS का भी इंटरव्यू दिया हुआ सर, उसका रिजल्ट अवेटेड है। तो जो भी कंपेरेबल पोस्ट है उनके लिए भी करते रहिए, और आप वेट कीजिए सर, आ जाए ऐसी पोस्ट तो गोल्डन, आपका गुड लक। बहुत बढ़िया। और जनरली देखो, जब मैं 2023 के APFC की बात करता हूँ ना, तो काफ़ी लोगों ने हमें गालियाँ भी दी। क्यों दी? क्योंकि हमने 2021 में ये इन्फॉर्मेशन दी कि यार APFC ऐसी पोस्ट है जो आ रही है, जी सर। लेकिन कब आ रही है वो हमें भी नहीं पता था। 2022 तक काफ़ी हल्ला रहा, लेकिन लोगों को लग रहा था कि हम शायद फेक न्यूज़ जो है दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो फरवरी में जब एकदम नोटिफिकेशन आई तो लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा कि यार अब तो सिर्फ 4 महीने एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? आपने क्या प्लानिंग करी इस एग्जाम की प्रिपरेशन? मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, रेगुलर एग्जाम नहीं है तो आप सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे भी नहीं बैठ सकते हैं सर। आपको आपका जो भी टारगेट है, CGL है या UPSC, सर उसकी प्रिपरेशन ज़ोर शोरों से कीजिए। और जैसे ही लगे, थोड़ा आइडिया लग जाता है सर कि एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन का सर, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसका सिलेबस सर स्पेशल सिलेबस भी है, उसको करने में ही सर बहुत टाइम लग जाता है। जैसे मैं बताऊं, HCS प्रीलिम्स के बाद सर मेरे पास 40 डेज थे, और मैं श्योर था सर कि मेरा GS कवर्ड है, मेरा CGL पार्ट कवर्ड है, तो मैं तो ये 15 डेज में सिलेबस कर दूंगा सर। लेकिन 40 डेज 45 डेज में सर मेरे लिए भी मुश्किल हो रखा था इन चीज़ों को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर पाना और रिवाइज कर पाना। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा नोटिफिकेशन का वेट ना करें, और थोड़ा सा पहले अपने कोर्स कवर रखें। 6 मंथ्स 1 ईयर एक इसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें। राइट। एंड स्टैंडर्ड सोर्सेज वही रहेंगे हमारे UPSC वाले, GS के लिए और QRE वाले? सर जैसे मैंने सर, क्योंकि सोर्सेज को बार बार किया हुआ सर मैं उनसे कंफर्टेबल था। डिफरेंट सोर्सेज को सर इसके लिए अलग से करने की आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है, GS के पोर्शन के लिए भी और CGL वाले पोर्शन के लिए भी। हाँ सर, IR सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको स्पेशल चीज़ें करनी पड़ेगी सर, क्योंकि वो सिलेबस से डिफरेंट है। तो उन नोट्स के लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, बट GS के लिए सर राइट। ये एक बहुत ही अच्छी बात सचिव ने यहाँ पर बोली। दोस्तों, एक कंपोनेंट की 10 बुक पढ़ने की बजाय ना हमें एक ही बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए। और जो बुक आपने बार बार पढ़ी होती है ना, वो एग्जाम में आपकी इमेज बन रही होती है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये क्वेश्चन तो लक्ष्मीकांत में उस पेज पे था, और वही आपका आंसर ठीक करवाता है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत सही थी। जनरली हमसे सचिव काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर APFC एग्जाम में पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, तो हम कहते हैं कि यार वही पॉलिटी है जो लक्ष्मीकांत में बाइबल है। राइट राइट।
एंड एक और क्वेश्चन मैं आपसे सचिव पूछूंगा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका एपीएफसी एग्जामिनेशन का, क्योंकि जनरली यूपीएससी का इंटरव्यू एक अलग लेवल पे माना जाता है। बिल्कुल सर। आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू दे रखे थे पहले। सर मैंने एचसीएस का, सीजीएल का वगैरह इंटरव्यूज दिए थे, और यूपीएससी का भी सर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए मैं एक इंटरव्यू दे चुका था। तो थोड़ा सा नर्वस तो सर फिर भी होते ही हैं, बट यहाँ एक कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ। मेरे को लास्ट टाइम भी सर 2014 में अच्छे मार्क्स मिले थे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो आई वॉज प्रेटी श्योर कि अभी तो और भी इंप्रूवमेंट की है तो अच्छे मार्क्स होंगे। बट वही सर लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस, लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस और एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था सर। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? सर मेरा इंटरव्यू चला मेरी हॉबीज़ के अराउंड। जैसे मेरी हॉबीज़ सर मेडिटेशन, तो जो चेयरमैन सर थे बोर्ड के सर, वो काफ़ी इंटरेस्टेड लगे मेरे को मेडिटेशन में। तो उन्होंने मुझसे कुंडलिनी के 7 चक्कर, उनके नाम, उनका कौन सा इष्ट देव होता है, कौन सा कलर देखते हैं, कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं, ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, एसन गोयंका सर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। और जो कि सर मैं उससे इतना फैमिलियर हूँ क्योंकि अराउंड 150 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ सर स्पिरिचुअल से रिलेटेड, तो मेरे लिए ईजी था सर। सेकंड चला सर मेरा हिस्ट्री पे काफ़ी गया इंटरव्यू। एक मैम थी, उन्होंने मेरे से हिस्ट्री से पूछा, क्योंकि मेरा विलेज है सर नारनौंद, हड़प्पन साइट है, राखी गढ़ी उसके पास है सर। तो उन्होंने मेरे से 6-7 साइट्स के बारे में पूछा, उनकी स्पेशलिटी पूछी, और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है सर एचसीएस में, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम थी सर। 70-80% इंटरव्यू सर काफ़ी अच्छा गया इस वजह से। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी कायनात चाहती थी कि आपका रैंक 1 आ जाए। बिल्कुल सर, मैं तो सबको बोल रहा था सर जैसे ही एग्ज़ाम आया, क्योंकि सर अकाउंट से, जैसे मैंने आपको बताया मैं इनकम टैक्स में हूँ, इनकम टैक्स के कंफर्मेशन एग्जाम होता है सर, एक प्रमोशन एग्जाम होता है आईटीओ के लिए, तो उसमें अकाउंट्स आता है सर। अकाउंट्स तो हम बहुत डीप पढ़ते हैं, तो जब मैंने देखा कि अकाउंट्स मेरे को आता है, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, सीजीएल में सर ऑल इंडिया टॉपर था, इंग्लिश में हमेशा सर मैं सीपीओ बताऊँ एग्जाम, उसमें मेंस में ओनली इंग्लिश आती है, ऑल इंडिया रैंक 1 था सर, और जीएस मेरा आज तक कोई प्रीलिम्स रुका नहीं सर। तो आई वाज प्रेटी श्योर कि ये मेरे लिए ही बनाया गया एग्जाम। ग्रेट। पर सचिव जनरली क्या होता है कि जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम होती है कि यार उस दिन जाकर आप कैसा परफॉर्म करते हो। बिल्कुल सर। मतलब जनरली हमने देखा है कि जैसे नीरज चोपड़ा है ना, अगर भले ही 90 मीटर का रिकॉर्ड मार रखा हो, लेकिन अगर उस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया, जिस दिन ओलंपिक में रिक्वायरमेंट थी, तो शायद मेडल ना आए। तो आपने एग्जीक्यूशन डे को कैसे मैनेज किया? सर एग्जीक्यूशन डे को मैनेज करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, आप सेम जो एग्ज़ाम में आपका एक तरह से कह लीजिए जैसे 2 आवर्स का एग्ज़ाम है, तो वो एक्सपीरियंस आप रेप्लिकेट कीजिए अपने घर पे, और 2 आवर्स के मॉक कीजिए सेम टाइमिंग्स पे। तो सर बिल्कुल लास्ट वीक और 10 डेज़ पहले मैंने सर एवरी डे आई यूज टू डू 1-2 आवर्स मॉक, और उसने सर प्रैक्टिस काफ़ी एक तरह से कह लीजिए कि एडजस्ट करा दिया कि इतने टाइम में क्वेश्चन इतने करने हैं, तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी सर। सचिव लेकिन यहाँ पर ना मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको मॉक देख के लगता है कि यार ये तो नंबर बहुत कम आ गए हैं, मतलब मोटिवेशन ही डाउन हो जाती है कि हमसे नहीं निकलेगा। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, कुछ मॉक्स में कम नंबर आए होंगे? सर कभी कभी हो जाता है कम, बट सर वो मेरे को लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक या किस पार्ट से आपकी वीकनेस कहीं पे है, छुपी हुई है, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो मैं तो सर इसलिए यूज़ करता था मॉक को कि मेरे को अपनी वीकनेस पता लगे। एक भी क्वेश्चन अगर पॉलिटी का गलत हो गया तो फिर अपना दोबारा रिवाइज करते हैं। उड़ान सीरीज आती है ओनली आईएएस की सर जैसे, तो मैं तो अपना रिवीजन पे लग जाता था कि मेरे को ये वीकनेस भी पूरी करनी है। दोस्तों यहाँ पर ना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि कैसा माइंडसेट है आपका। क्या आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं या फिर अपने ऊपर उसको हावी होने देते हैं? तो सचिव के केस में रैंक 1 इसलिए ही नहीं आया कि इन्होंने बहुत मेहनत करी, इनका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव था। एंड सचिव एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप एससीएस और यूके पीसीएस यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस भी दे रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लेवल आपने जो है पहुँचा था आपका। तो स्टेट सिविल सर्विस हम एपीएफसी को जब कंपेयर करते हैं तो क्या कंपेरिजन हमें देखने को मिलता है? सर आई थिंक कंपैरिजन बनता ही नहीं है इसमें, या कह लीजिए कि हाँ ठीक है सिलेबस के कुछ पोर्शंस इक्वल है, बट काफ़ी डिफरेंट जॉब है सर। एक तो यूपीएससी लेता है सर, तो यूपीएससी सर इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी बॉडी की सर, रेगुलर एग्जाम ये तो नहीं होता, बट नॉर्मली यूपीएससी का सर एक पैटर्न आप देख सकते हैं। एज स्टेट में क्या होता है सर, आपको पता नहीं कि एग्ज़ाम कब कंप्लीट होगा, आपको पता नहीं कि इसका सिलेबस या इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो एक तो सर सर्टेनिटी, और दूसरा सर सेंट्रल जॉब है, ग्रुप ए पोस्ट है, आपको पूरे ऑल इंडिया में सर्व करने का मौका मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्व भी कर रही है सर। तो आई थिंक एक काफ़ी डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट लीग है सर, और एक अच्छा एग्जाम है। ग्रेट। सचिव थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई करना ना एक बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। बिल्कुल सर। मतलब लोगों के 1000 एक्सक्यूज होते हैं कि यार आज दिन खराब था, आज तो मैनेजर ने ऑफिसर ने काफ़ी काम दे दिया, आज 12 बजे तक ऑफिस में रुकना पड़ा।
तो आपके साथ भी ये दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल सर, मैंने जैसे बताया 17 में सर 2017 में मेरे को असेसमेंट में मेरी पोस्टिंग हो गई थी सर, वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं खुद भी सर प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाया और मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन जैसे ही मेरे को सर नॉन असेसमेंट चार्ज मिला, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे टाइम था सर, कोलीग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, आपके सीनियर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने मेरे को सर गाइड किया, वर्कलोड को मैनेज रखा। और सर खुद भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि जाना तो रोज़ पड़ता ही था सर, तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, आपको पता है वहाँ पे लंच का यूज़ करना, आप फ्रेंड से बात नहीं करेंगे, आप पढ़ रहे होंगे, गाड़ी से आते जाते सर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं और आके फिर से आपको 6 आवर 4 आवर्स की स्टडी करनी है, तो डिफ़िकल्ट है सर, बट आई थिंक इट कैन बी मैनेज्ड अगर हम स्मार्टली वर्क करें तो। ग्रेट। तो सचिव, एक और था कि आप ना अपने ग्रुप में काफ़ी होशियार माने जाते हो, जैसे हम पूनम मैम से बात कर रहे थे, जी सर। तो एक्सपेक्टेशन का लोड रहा कभी कि यार मुझे तो परफॉर्म करना ही है अच्छा? मतलब बिल्कुल सर, जैसे मैं बताऊँ CGL में मेरे फ्रेंड्स यही बैठ लगा बैठे थे कि रैंक 1 आएगी, CPO में मेरी रैंक 1 आ गई थी, तो सब एग्जाम्स में उनको होता था कि यू विल अटेन रैंक 1, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होती थी। लेकिन उससे सर क्या है, उससे मेरे को होता एक्स्ट्रा पुश ही मिलता था कि मेरे को और ज़्यादा प्रिपेयर करना है, बिकॉज सो मैनी एक्सपेक्टेशंस आर ऑन मी, तो सर उससे पुश मिलता था डेफिनेटली। राइट। एंड सचिव, मदर का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मेरा APFC एग्जामिनेशन में रैंक 1 आया? मेरी मदर ने काफ़ी फेस किया, जैसे मैंने बताया, माय वाइफ्स डेथ, मेरे फादर की डेथ हुई 22 में, 23 में मेरी सिस्टर की डेथ हुई, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे थे सर, और वो वेट कर रहे थे, उनको लगा था पता नहीं भगवान हमारे पीछे पड़ गया, हमें कब अच्छे दिन आएंगे। तो फाइनली जब ये रिजल्ट आया तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि यस हमारी लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा। ग्रेट ग्रेट। एंड सचिव, ये पर्सनल लॉसेस ना हमें तोड़ देते हैं, बिल्कुल सर। मतलब आदमी जितना भी मजबूत क्यों ना हो, ठीक है, शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे, लेकिन ऐसे लॉसेस झेल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो पढ़ाई है शायद इसने आपका सहारा मतलब आपका बनी कि आपको थोड़ा डाइवर्ट किया और आपको और अच्छे तरीके से मेहनत करने पे लगाया इसने। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेरे फ्रेंड्स सर, आई हैव रियली वेरी नाइस गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स सर। मेरे जैसे जिनके साथ मैं रहता हूँ, मेरी फ्रेंड पूनम जिनका रैंक 34 आया है, उनके हस्बैंड सुमित, इस इमोशनल टाइम में सर वो मेरे साथ पिलर की तरह खड़े थे। और मेरे फ्रेंड्स सर जिन्होंने मेरे घर की जिम्मेदारियों को भी सर संभाला है, मेरे फ्रेंड्स यूज टू लुक आफ्टर माय फादर और सारी चीज़ें सर। और साथ में सर जो मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ता था सर, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा इस डायरेक्शन में मेरे को कि इट्स ए बैड टाइम, इट विल गो अवे एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। ग्रेट ग्रेट। सचिव, थोड़ा सा डिफरेंट एरिया पे हम जाते हैं। सचिव की हॉबीज़ क्या हैं? ओके सर, मेरी हॉबीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं सर। मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है सर। मैं कॉलेज में भी क्रिकेट कैप्टन होता था सर। तो क्रिकेट, बुक्स रीडिंग, मेडिटेशन का बहुत शौक है सर मेरे को। फ्री टाइम में मैं कि कहीं भी हूँ सर, आई एम मेडिटेटिंग ऑन माई ब्रेथ और एनीथिंग सर। उसके अलावा सर फ्रेंड्स के साथ जस्ट स्पेंडिंग टाइम। सचिव ने 29 जून बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। हाँ बिल्कुल सर। ग्रेट ग्रेट। सचिव, फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? फेवरेट प्लेयर सर युवराज सिंह होते थे, अभी रोहित शर्मा है। ग्रेट ग्रेट। एंड सचिव, आपने ना बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जी सर। तो आप सक्सेस को किस तरीके से डिफाइन करोगे? सर सक्सेस मेरे अकॉर्डिंग सर, जब आप एवरी डे प्रेजेंट रह के सर जो प्रेजेंट है उसको इन्जॉय कर पाएँ। वो हर किसी के लिए सर डिफरेंट हो गए इसकी पैरामीटर्स की क्या मेरे लिए सक्सेस मीन करती है। बट सर डेफिनेटली मैं फील करूँ, मैंने पहले भी ऐसा फील किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ एक लैक फील होता था कि आई कैन डू बेटर। फाइनली सर यहाँ के फील हो रहा है कि येस आई हैव अचीव्ड समथिंग और अब मैं रुक के इन्जॉय कर सकता हूँ लाइफ। ग्रेट ग्रेट। सचिव, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, हमने बहुत कुछ जाना भी। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो बी अवेयर कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सर हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेस होती है। मैंने बहुत से बच्चों को मेंटर किया सर, उनकी वीकनेस उनको पता होती है सर। मैं 2 साल बाद भी उनसे बात कर रहा हूँ कि अच्छा तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर थी, क्या किया? कुछ नहीं सर, दे आर देयर ओनली। तो मैं बोलूँगा सर वीकनेस पता करें, फिर उस पर काम करें सर। बोलने में ईजी लगता है कि जैसे मैं बताऊँ सर, मैंने कि 2 साल में इंग्लिश में मैं सर एक नॉर्मल स्टूडेंट से मैं इंडिया का बेस्ट पर्सन था सर, बेस्ट स्कोर कर रहा था। लेकिन वो 2 साल में सर मैंने कितने रजिस्टर्स भरे हैं वो कैब के, कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं। वो एक एवरी डे इट्स डिफ़िकल्ट, बाद में ऐसा लगता है कि हाँ हो गया सर। तो मैं कहूँगा अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई के उस पर काम करें, अब सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के और हार्ड वर्क करते रहेंगे तो कभी ना कभी सर सक्सेस जरूर मिलेगी। देखिए, अगेन सचिव ने बहुत क्लासिक बात बोली कि हमें ना अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। मतलब जनरली हम अपनी वीकनेस अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें सुनने में बहुत बुरी लग रही होती है वो। सर बिल्कुल। और याद रखिए, अगर आप डेली काम करेंगे ना, एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन पक्का होगा कि आप अच्छे बन जाओगे। तो सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारी गाइडेंस दी और हमारे एस्पिरेंट्स को अपने ज्ञान दिया। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपकी आने वाली लाइफ और सुखद हो और आपको सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सर।